वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 503 के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 11 तक के मेन पॉइंट्स आपको करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। हिस्ट्री से शुरुआत करवाई जा रही है आपके इस कोर्स के अंदर। जो पहला ही लेक्चर है उसको अगर आप डिटेल में भी देखेंगे तो हिस्ट्री से शुरुआत की गई है। अप्रॉक्सीमेटली 4000 ईयर्स BC जो है इजिप्शियंस जो है वो उनकी एक बहुत बड़ी ज़ाहिर बात है सिविलाइजेशन थी। और उस दौर से ही अगर हम देखते हैं तो हमें मैनेजमेंट की जो है वो मिसालें देखने में मिलती हैं, जिसके अंदर इनका जो पिरामिड है इजिप्ट का वो बहुत बड़ी जो है वो एक एग्जाम्पल है। और इसके अलावा फिर जो एक एग्जाम्पल हमें मिलती है हिस्ट्री से वो मिलती है हमें ग्रेट चाइना वॉल की, जिसको बनाया गया पीरियड के अंदर 956 ईयर्स के अंदर 688 BC से लेकर 1644 AD तक, जो कि 6000 किलोमीटर जो है वो लॉन्ग है। इसकी बेस जो है वो 20 फीट वाइड है और इसके जो टॉप है वो 11 फीट वाइड है और जो हाइट है वॉल की वो 7 to 37 फीट है, यानी कि कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है। और पूरी की पूरी वॉल जो है वो बाय हैंड इसको हाथों से जो है वो बनाया गया है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये हिस्ट्री से अगर हम देखते हैं मैनेजमेंट का। सो अब इसका पर्पस क्या था? हिस्ट्री से पता चलता है कि ये टेरिटोरीज को मार्क करने के लिए कि कौन सा इलाका किसका है, इस चीज़ के लिए भी बनाई गई, एरिया को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि वॉल्स को इसी वजह से पहले के दौर में बनाया जाता था कि अपने इलाके को डिफेंड किया जाए। और जो सिल्क रोड है जिससे ट्रेडिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करना, ये भी एक इसका पर्पस था। वेल्थ ऑफ नेशंस की हम बात करें, जो क्लासिकल बुक्स में से है इकोनॉमिक फिलॉसफी के ऊपर, जिसको एडम स्मिथ जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने लिखा। और एक 18th सेंचुरी के प्रोफेसर जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में 1776 में एडम स्मिथ ने पब्लिश किया क्लासिकल इकोनॉमिक्स डॉक्ट्राइन और वेल्थ ऑफ नेशन, जिसके अंदर आर्ग्यू किया इकोनॉमिक एडवांटेजेस के ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी को मिलेगा डिवीजन ऑफ लेबर से, यानी कि वर्कर्स को डिवाइड कर दिया जाए टास्क देकर, एक टास्क इस वर्कर का दूसरा टास्क दूसरे वर्कर का, इस तरह करके ब्रेक डाउन किया जाए जॉब्स को नैरो और रेपिटेटिव टास्क के अंदर, यानी कि एक ही वर्कर सारे टास्क नहीं करेगा बल्कि एक वर्कर एक ही टास्क करेगा। पूरी की पूरी जॉब जो है उसको डिवाइड कर दिया जाए डिफरेंट टास्क के अंदर और वो वर्कर्स को दे दी जाए। सिडनी ओपेरा हाउस, ये भी हमें एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है मैनेजमेंट की। और ये जो है ज़ाहिर बात है आज की मॉडर्न दौर के अंदर ये बना है, मतलब ज़ाहिर बात है कोई एंशिएंट एरा के अंदर बनने वाला प्रोजेक्ट नहीं है ये कंप्लीट हुआ 33 ईयर्स के अरसे में 1940 से लेकर 1973 के दरमियान। और ये जो इसका हॉल है इसके अंदर 1000 रूम्स है, 5 थिएटर है और जो हॉल है वो 2679 लोगों के लिए है। जो फ्लाइंग कलर PC के ऊपर है, जो मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है PC के ऊपर, ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से एक तरह से जो ऑर्गेनाइज एफर्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मॉडर्न IT ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और ये भी हमें एग्जाम्पल देती है मैनेजमेंट की। अब ये है कि व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं ताकि अचीव करते हैं गोल या पर्पस, कॉमन पर्पस। सबका पर्पस एक सा होता है। दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, मिल के काम करेंगे ताकि गोल अचीव करेंगे कॉमन पर्पस को। हु आर मैनेजर? अब मैनेजर कौन है? मैनेजर कोई वो होता है जो कि वर्क करता है किसी के साथ या दूसरों के ज़रिए कोऑर्डिनेट करते हुए उनकी वर्क एक्टिविटी ताकि अकम्प्लिश करे ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दूसरों के साथ में लेगा या दूसरों के ज़रिए वो काम लेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा किया जा सके। ये है मैनेजर। व्हाट डू मैनेजर डू? अब मैनेजर करते क्या है? तो वैसे तो कोई भी दो मैनेजर की जॉब बिल्कुल एक जैसी हम नहीं कह सकते, लेकिन मैनेजर्स के राइटर्स और रिसर्चर्स ने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताई जो कि मैनेजर्स करते हैं। वो तमाम मैनेजर्स हम कह सकते हैं करते हैं या करना चाहिए। अब मैनेजमेंट क्या है? सिंपल कहा जाए तो मैनेजमेंट वही है जो मैनेजर करते हैं।
लेकिन ये इससे ये नहीं पता चलता हमें कुछ ख़ास पता नहीं चलता। सो मैनेजमेंट को डिफ़ाइन किया जाता है एज़ अ प्रोसेस के तौर पे कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना वर्क एक्टिविटीज़। वर्क एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, मिलाया जाए ताकि उनको कंप्लीट किया जाए एफ़िशिएंसी के साथ और इफ़ेक्टिवली तौर पे साथ में दूसरे लोगों के या दूसरे लोगों के ज़रिए। वाई स्टडी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को क्यों स्टडी किया जाए? मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और जो इंपॉर्टेंस है स्टडी करने की मैनेजमेंट, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है उस तरीक़ों से जिस तरह हम इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी जो हर दिन हमारी लाइफ के अंदर। मैनेजमेंट रोल्स की हम बात करते हैं, मैनेजर्स फुलफिल करते हैं बहुत से रोल। एक रोल जो है वो ऑर्गेनाइज सेट है बिहेवियर का जो कि एसोसिएट होता है पार्टिकुलर ऑफिस या पोजीशन से। डॉक्टर हेनरी मिन्सबर्ग जो कि एक प्रोमिनेंट मैनेजमेंट रिसर्चर है, वो कहते हैं कि मैनेजर जो है वो करते हैं, जो मैनेजर करते हैं उसको बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है देखते हुए रोल जो वो प्ले करते हैं अपने वर्क के ऊपर। और जो टर्म मैनेजमेंट रोल है इससे मुराद स्पेसिफिक कैटेगरीज होती है मैनेजरियल बिहेवियर की। सो इंटरपर्सनल रोल जो होते हैं वो रोल होते हैं जिसमें लोग शामिल हैं। सो इसमें फिगर हेड है, लीडर है, लिजान के अंदर ब्रिज का काम करता है जो मैनेजर है। इंफॉर्मेशनल रोल होते हैं जिसमें रिसीव और ट्रांसमिट किया जाता है इन्फॉर्मेशन। मॉनिटर जो है वो क्या होता है, सीख करते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन को। डिसेमिनेटर जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन इंटरनली। और स्पोक पर्सन जो है वो जाहिर बात है इन्फॉर्मेशन को ले जाता है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की तरफ। डिसीजनल रोल में क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिसीजन किए जाते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अंदर एंटरप्रेन्योर होता है जो कि इनिशिएट करता है, डिज़ाइन करता है, इनकरेज करता है चेंज को और इनोवेशन को। एंटरप्रेन्योर जो वो चेंज और इनोवेशन लेकर आता है। डिस्टर्बेंस हैंडलर करेक्टिव एक्शन लेता है। रिसोर्स एलोकेटर रिसोर्स को एलोकेट करता है कि कौन से रिसोर्स कहाँ कितना एलोकेट। और नेगोशिएटर जो है वो नेगोशिएट करता है, मनाता है, कभी पार्टीज नहीं मान रही होती उनको मनाने का काम वो करता है। नाउ दी पोल्का एज अ फंक्शन। सो फंक्शन जो है वो मैनेजमेंट के अंदर जो है वो इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग है। और आपकी इस कोर्स के अंदर एश्योरेंस को भी शामिल किया गया है। सो प्लानिंग की हम बात करें, सो मैनेजमेंट फंक्शन होता है जिसके अंदर ऐसा प्रोसेस होता है कि डिफाइन किया जाता है गोल्स, इस्टेब्लिश की जाती है स्ट्रेटजीज ताकि उन गोल्स को फिर अचीव किया जाए। सो गोल डिफाइन किया जाएगा और स्ट्रेटजीज अचीव करते हुए गोल, स्ट्रेटजीज के जरिए गोल को अचीव किया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन होता है जिसमें शामिल होता है प्रोसेस जो है इस चीज़ को डिटरमाइन करने का कि किस तरह के टास्क जो है वो होंगे। लीडिंग में जो है क्या होता है, ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन जिसमें मोटिवेट किया जाता है सबऑर्डिनेट को, इन्फ्लुएंस किया जाता है इंडिविजुअल्स या टीम। और कंट्रोलिंग में ज़ाहिर बात है क्या है कि मॉनिटर किया जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड के मुताबिक हो। और एश्योरेंस में एश्योरेंस दी जाएगी। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और एश्योरेंस आ जाएगा। नाउ दी मैनेजमेंट प्रोसेस जो है इसकी अगर हम बात करते हैं ये क्या है, ये जो है वो सेट है ऑन गोइंग डिसीजंस का है, चलते हुए डिसीजंस का और वर्क एक्टिविटीज़ का जिसके अंदर मैनेजर इंगेज होते हैं। जैसे वो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लीड और कंट्रोल वो करते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजर्स इन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसमें टॉप मैनेजर जो सबसे ऊपर के लेवल के हैं, फिर मिडिल मैनेजर्स, उनके बाद फर्स्ट लाइन मैनेजर्स सबसे नीचे के, और फिर नॉन मैनेजरियल स्टाफ जो मैनेजर्स भी नहीं होते। मैनेजमेंट स्किल्स, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस की हम बात करें तो तीन तरह के स्किल्स जो कि मैनेजर्स को रिक्वायर्ड होते हैं। टेक्निकल स्किल्स जो कि लो लेवल के मैनेजर्स को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। फिर ह्यूमन स्किल आते हैं जो मिडिल लेवल के मैनेजर को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि वो मिडिल में होते हैं, इसलिए उनको ह्यूमन स्किल्स, लोगों से इंटरेक्शन जो है उनका सबसे ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं होता है। और फिर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होते हैं जो टॉप लेवल के ऊपर जो मैनेजर्स होते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज करना, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें जो है वो टॉप लेवल की मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं ज़्यादातर। जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस का, उसको एनालाइज किया पीटर ड्रकर ने। और इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इफ़ेक्टिवनेस की बात करें इससे मुराद एबिलिटी होती है कि चूज़ करें जो अप्रोप्रिएट गोल्स हैं, सही गोल्स हैं और उनको अचीव किया जाए। और एफिशिएंसी से मुराद एबिलिटी होती है कि बेस्ट यूज़ किया जाए जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं गोल अचीव करने के प्रोसेस में। और एफिशिएंसी जो रेशियो होता है
जो इनपुट यूज़ किए जाते हैं अचीव करने के लिए कुछ लेवल ऑफ आउटपुट। सो मैनेजमेंट इन दी 21st सेंचुरी, आज की दौर में अगर हम देखते हैं मैनेजमेंट को इस सेंचुरी के अंदर, सो हमें देखने में आता है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और दूसरी चीज़ें भी, वर्क फोर्स डाइवर्स बन रही है। आज के दौर में मुख्तलिफ तरह के लोग हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हैं, और बिजनेस जो है वो ग्लोबल कंपटीशन फेस कर रहे हैं, दुनिया भर से उनको कंपटीशन देखने में आ रहा है। सो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुके हैं आज के दौर के अंदर, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम भी, ताकि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर पूरा कोर्स भी जो है वो ज़ाहिर बात है पढ़ाया जाता है। सो मैनेजमेंट्स कनेक्शन टू अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी, मैनेजमेंट का कनेक्शन है कुछ दूसरी फील्ड्स के साथ, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, जिसमें सोसाइटी के बारे में स्टडी किया जाता है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी, ज़ाहिर बात है इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में स्टडी किया जाता है, परचेजिंग पावर वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फ़िलासफ़ी है, जिसमें एग्ज़ामाइन किया जाता है जो नेचर ऑफ थिंग्स है। पॉलिटिकल साइंस, सियासत के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। साइकोलॉजी, इंसानी नफ्सियात के बारे में, और सोशियोलॉजी जो स्टडी ऑफ पीपल है, लोगों के बारे में स्टडी करना। सो जो बर्थ है अर्ली मैनेजमेंट आइडिया की, इसमें प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूशन है। रॉबर्ट ऑन, जो कि एक ब्रिटिश फैक्ट्री ओनर थे, इन्होंने एडवोकेट किया कंसर्न जो है वर्किंग और लिविंग कंडीशन का वर्कर्स की। चार्ल्स बाबेज, जिनको कंसिडर किया जाता है फादर जो है मॉडर्न कंप्यूटिंग का, और हेनरी टाउन, जिन्होंने कॉल किया इस्टेब्लिशमेंट जो है एक साइंस ऑफ मैनेजमेंट का। साइंटिफिक मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसको डिफ़ाइन किया जाता है एज अ यूज़ के तौर पर, साइंटिफिक मेथड की के डिफ़ाइन किया जाए वन बेस्ट वे एक जॉब के लिए जो कि होना है। और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन में हम देखते हैं तो फ्रेडरिक टेलर, जो कि जाने जाते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पर भी। और फ्रेडरिक टेलर ने वर्क किया बेथलहेम स्टील कंपनीज में, और मोटिवेट किया इनका जो इंटरेस्ट था, मोटिवेट हुआ इनका इंटरेस्ट जो है इम्प्रूव करने में एफिशिएंसी। सो फ्रेडरिक टेलर जो है पहली जो है वो नेशनली तौर पे जाने गए मैनेजमेंट थिंकर के तौर पर, और इनकी टेलरिज्म या फिर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो मेजर कंट्रीब्यूशन है बिजनेस ऑपरेशन के लिए, जैसे कि हम जानते हैं। सो इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए। पहला ये कि हर पार्ट जो है टास्क का, उसको साइंटिफिकली तौर पे स्टडी करेंगे और फिर डेवलप करेंगे एक बेहतर तरीका कि उसको परफॉर्म करें। वर्कर्स को केयरफुली सेलेक्ट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे को परफॉर्म करें टास्क यूज़ करते हुए साइंटिफिकली डेवलप मेथड, और कॉपरेट करेंगे फुली वर्कर के साथ इंश्योर करने के लिए कि वो यूज़ करें प्रॉपर मेथड। इसके अलावा डिवाइड करना और वर्क को रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्लानिंग के लिए वर्क मेथड यूज़ करते हुए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, और वर्कर रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूट करने के लिए वर्क जो है उसी के मुताबिक। नाउ दी हेनरी गेंट, इन्होंने गैंट चार्ट जो है वो दी, जाने जाते हैं ये गैंट चार्ट के लिए एक ग्राफिक एड है, एक तरह का ग्राफ है प्लानिंग, स्केजुलिंग और कंट्रोलिंग के लिए। सो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैक्स वेबर, जो कि जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने लिखा जो अर्ली पार्ट के अंदर 20th सेंचुरी की, इन्होंने डेवलप की एक थ्योरी जो है एट्रीब्यूट अथॉरिटी स्ट्रक्चर की, और डिस्क्राइब किया ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी जो कि बेस्ड करती अथॉरिटी रिलेशंस के ऊपर। इन्होंने डिस्क्राइब किया आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्यूरोक्रेसी को। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वेबर की आइडियल ब्यूरोक्रेसी की, अब ब्यूरोक्रेसी के जो टर्म है ये कई जगहों पे नेगेटिव भी यूज़ होती है, लेकिन जो वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का जो आइडिया दिया, तो जो करेक्टरिस्टिक्स वेबर की आइडियल ब्यूरोक्रेसी की है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। स्पेशलाइजेशन होना लेबर की, कि स्पेशलिस्ट हायर किए जाएँ, जो जिस काम का स्पेशलिस्ट है उससे वो काम जो है वो किया जाए, करवाया जाए एक्चुअली। फॉर्मलाइजेशन होना रूल्स का और प्रोसीजर्स का, रूल्स और प्रोसीजर्स फॉर्मलाइज हो जाए, इनफॉर्मल ना हो। और इम्पर्सनैलिटी होना, जो एप्लीकेशन है रूल्स की और सेंक्शंस की, पर्सनैलिटी यानी उसमें शामिल ना हो। और फॉर्मलाइजेशन हो जाना, जो लाइंस ऑफ अथॉरिटी है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर। और फॉर्मलाइजेशन हो जाना करियर एडवांसमेंट प्रोसेस, और वो हो मेरिट के ऊपर, ऐसा ना हो गया लाइक डिसलाइक के ऊपर, बल्कि मेरिट के ऊपर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, हेनरी फ्योल एक सक्सेसफुल
फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने डेवलप की थ्योरीज जो है मैनेजमेंट के बारे में, और इन्होंने सोचा कि सिखाया जा सकता है इंडिविजुअल्स को एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो फेयोल ने जो है वो 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के, जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क है, वर्क को डिवाइड किया जाए, वर्कर्स के दरमियान अथॉरिटी दी जाए, डिसिप्लिन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड हो, एक वर्कर एक ही से ही कमांड उसको मिलेगी, एक ही सुपीरियर से, यानी एक ही बॉस डायरेक्शन देगा, कमांड देगा एक्चुअली। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो, ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल प्लान ऑफ एक्शन हो जो कि गाइड करे मैनेजर्स और वर्कर को, और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये कि लोगों के अपने मफाद जो है वो ताबे रहें जो ऑर्गेनाइजेशन का मफाद है, यानी कि लोग पहले ऑर्गेनाइजेशन के मफाद के बारे में सोचें, फिर बाद में अपने मफाद के बारे में सोचें। रेम्यूनरेशन हो, जाहिर बात है जो कुछ काम किया करवाया जा रहा है उसके बदले में दिया जाए। सेंट्रलाइजेशन का होना, पावर जो है सेंट्रलाइजेशन का होना। स्केलर चेन होना, लाइन ऑफ अथॉरिटी यानी कि टॉप मैनेजमेंट से लोएस्ट रैंक तक ये स्केलर चेन है। ऑर्डर होना, हर चीज़ अपनी जगह पर रखी होना, और इक्विटी होना, बराबरी होना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके टेन्योर के अंदर स्टेबिलिटी पाई जाए, लोग जो है बहुत जल्दी छोड़ के ना जाएं। इनिशिएटिव एम्प्लॉय को अलाउ किया जाए कि वो ओरिजिनेट करें और प्लान करें। एस्पिरिट डी कॉर्प हो, टीम स्पिरिट और मिल के काम करें यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। बिहेवियरल व्यू पॉइंट की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिसर्च जो है उसने कंट्रीब्यूट किया है बहुत कुछ जो हम जानते हैं बिहेवियरल व्यू ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मोटिवेशन, लीडरशिप, ट्रस्ट, टीम वर्क और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये अर्ली एडवोकेट्स की हम बात करें, 4 लोग जो है उनको वो हम देखते हैं अर्ली एडवोकेट के तौर पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अप्रोच के। उसमें रॉबर्ट ऑन है, ह्यूगो मंस्टरबर्ग है, मैरी पार्कर फॉलेट और चेस्टर बर्नार्ड। हॉथन स्टडी जो कि एक स्टडी की गई, ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट ट्रेडिशन के मुताबिक, इसमें क्या किया गया, लाइट के ज़रिए देखा गया कम ज़्यादा करते हुए। सो पहली जो सेट था स्टडीज़ का उसमें कोई रिलेशन नहीं पाया गया चेंज होना लाइटिंग कंडीशन और जो इंडिविजुअल वर्क परफॉर्मेंस है। सेकेंड स्टडी में क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट आया हॉथन स्टडीज़ का, हॉथन इफेक्ट से मुराद ये कि पॉसिबिलिटी है कि इंडिविजुअल्स जो है वो जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा था लाइट कम ज़्यादा करते हुए, वो हो सकता है उन्होंने इम्प्रूव की परफॉर्मेंस इस वजह से क्योंकि अटेंशन दी गई उनको रिसर्चर्स की तरफ से, ना कि जो स्पेसिफिक फैक्टर्स जिनको टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता था कि जाहिर बात है उनको रिसर्चर की तरफ से अटेंशन दी जा रही है। और थर्ड स्टडी जो है सेट जो है इसका स्टडी का वो है ग्रुप प्रोडक्शन नॉर्म और जो इंडिविजुअल मोटिवेशन है। हॉथन स्टडीज़ ने इस्टेब्लिश किया इम्पैक्ट के जो सोशल एस्पेक्ट है जॉब का प्रोडक्टिविटी के ऊपर। सो ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, ये मूवमेंट एक अटेम्प्ट थी ताकि इक्विप किया जाए मैनेजर्स को सोशल स्किल्स के साथ, ऐसे सोशल स्किल्स जो उनको ज़रूरी उनके लिए हैं। अब्राहम मैस्लो की हम बात करें, अब्राहम मैस्लो ने दी मैस्लो हायरार्की थ्योरी। सो यहाँ पर बेसिक से लेकर हमें हाई लेवल की नीड्स दिखाई देती हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल जो कि बॉडीली नीड आ जाती है लोएस्ट लेवल की, फिर सेफ्टी आ जाती है, हर तरह की सेफ्टी, इवन की जॉब की सेफ्टी भी, बिलोंगिंगनेस आ जाती है जिसके अंदर इंसान जो है वो ज़ाहिर बात है अकेला काम नहीं कर सकता, उसको ज़रूरत है काम करने के लिए भी और साथ रहने के लिए भी किसी की। एस्टीम है कि एक रिकग्नाइज किया जाए, एक स्टेटस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वो बन जाना जो बन सकें, जो जिसका बनने का पोटेंशियल है। डकलेस मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी। थ्योरी एक्स का मैनेजर जो है वो एक नेगेटिव सोच रखता है कि वर्कर जो है वो लेज़ी हैं, उनको जोर डालने की ज़रूरत है, एम्बिशन उनका लिटिल है। और वाई का जो मैनेजर है वो एक पॉजिटिव सोच रखता है कि वर्कर इनहेरेंटली तौर पे डिसलाइक नहीं करते और वो कैपेबल है सेल्फ कंट्रोल के भी। सो जो ब्रांचेस है क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट व्यू पॉइंट के अंदर,
सो मैनेजमेंट साइंस एक अप्रोच है जिसका एम है इंक्रीज करना डिसीजन इफेक्टिवनेस यूज़ के ज़रिए सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। और ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है एक जो है फंक्शन या फील्ड है एक्सपर्टीज़ की, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन और डिलीवरी के लिए ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स या और सर्विसेज। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये जो है नेम है जो कि अक्सर दिया जाता है फील्ड ऑफ मैनेजमेंट को, जिसका फोकस होता है डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है यूज़ के लिए मैनेजमेंट की तरफ से। कंटेम्प्रेरी व्यू पॉइंट्स को अगर हम देखते हैं तो सिस्टम्स थ्योरी अप्रोच जो है वो बेस करती है नोशन के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको विजुअलाइज किया जा सकता है एज अ इंटर सिस्टम के तौर पे इंटर रिलेटेड पार्ट, या फिर जो सब सिस्टम है जो कि ऑपरेट करता है एज अ होल परस्यू करने में कॉमन गोल्स। यानी कि सिस्टम थ्योरी के मुताबिक हम ऑर्गेनाइजेशन को भी एज अ सिस्टम देख सकते हैं। कोई भी सिस्टम ऐसा होता है कि उसका एक हिस्सा अगर हम निकाल दें तो सिस्टम पूरा बंद हो सकता है, जिस तरह से कंप्यूटर सिस्टम होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी एज अ सिस्टम के तौर पे देखा जाता है कि जहाँ पर तमाम पार्ट्स मिलके जो है उसके वर्क कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ताकि कॉमन गोल उसको हासिल किया जा सके। कंटिजेंसी थ्योरी जो है ये देखती है अप्रोप्राइट मैनेजरियल एक्शन जो कि डिपेंड करता है पार्टिकुलर पैरामीटर्स के ऊपर हर सिचुएशन के। इमेजिंग व्यूज़ की बात करें सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस जो है वो अब जो है वो जोग्राफिकल बॉर्डर्स के ऊपर स्टॉप नहीं होते। और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें सिमरात प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज एफर्ट और मीन, ताकि परस्यू करें अपॉर्चुनिटीज़ के क्रिएट करें और ग्रो हाँ फुलफिल करते हुए नीड्स और वांट इनोवेशन और यूनिकनेस के ज़रिए। मैनेजिंग इन एन ई बिजनेस वर्ल्ड की हम बात करें सो ई बिजनेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म जो है जो कि डिस्क्राइब करिए वो तरीका है जिस एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करती है यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक लिंकेजेस की कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ, ताकि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करे उसके गोल। और ई कॉमर्स की हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो कि एक बहुत कॉमन चीज़ है आज के दौर में। किसी भी तरह का जो है वो बिजनेस एक्सचेंज या ट्रांजैक्शन है जिसमें पार्टीज इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर इंटरेक्ट करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अक्सर लोग जो बाय करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से तो वो इलेक्ट्रॉनिकली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। सो ये ई कॉमर्स के अंदर होता है। नाउ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक फिलॉसफी है मैनेजमेंट की जो कि ड्राइव हुई है कस्टमर की नीड्स से और एक्सपेक्टेशन से, और फोकस है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के ऊपर वर्क प्रोसेसेस में, यानी कि इम्प्रूव करते रहें, रुके नहीं, करते रहें। सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से नॉलेज मैनेजमेंट, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो कि जिसने डेवलप की है कैपेसिटी के कंटिन्यूसली अडाप्ट करे और चेंज करे। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंटिन्यूसली खुद को चेंज करे और जो नई सिचुएशन है उसके मुताबिक अडाप्ट करे, वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन भी लर्न कर रही है जिस तरह इंसान लर्न करते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट में क्या है कि कल्टीवेट करना एक लर्निंग कल्चर, एक ऐसा कल्चर जो कि सीखने वाला कल्चर है, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर सिस्टमेटिकली तौर पे गैदर करते हैं नॉलेज और शेयर करते हैं दूसरों के साथ ताकि अचीव करें बेटर परफॉर्मेंस। थ्योरी जेड की हम बात करें विलियम आउची की थ्योरी जेड कंबाइन करती है पॉजिटिव एस्पेक्ट अमेरिकन और जैपनीज मैनेजमेंट का एक मॉडिफाइड अप्रोच के अंदर, जिसका एम ये कि इंक्रीज करना मैनेजरियल इफेक्टिवनेस जबकि कंपैटिबल रहे नॉर्म्स और वैल्यूज़ के साथ सोसाइटी और कल्चर के। सिस्टम की बात करें, सिस्टम क्या है? सिस्टम जो है वो सेट होता है किसका? इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट पार्ट्स का। कुछ ऐसे पार्ट्स जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनको अरेंज किया जाता है एक तरीके से जो कि प्रोड्यूस करते हैं यूनिफाई होल, यानी कि एक पूरा का पूरा एक एक ही वो बन जाते हैं। और ये जो है कॉन्सेप्ट है जिसको लिया गया फिजिकल साइंस और अप्लाई किया जाता है इसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिस्टम क्लोज भी होता है, ओपन भी होता है। क्लोज सिस्टम वो होता है जो या तो उसको असर भी नहीं पड़ता और ना वो इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट से। ओपन सिस्टम इंटरेक्ट करता है उनके एनवायरनमेंट से। सिस्टम थ्योरी अप्रोच बेस करती है इस नोशन के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम के तौर पे देखा जाता है। तो ये बात तो आपको बताई गई थी पहले भी। सो ऑर्गेनाइजेशन में फिर क्या होता है? इनपुट होता है, इनपुट डाला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर आउटपुट बन के निकलता है और फिर फीडबैक मिलता है। ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम को देखें, सो ये जो टर्म्स हैं
जो कि इंडिकेट करती है रिलेटिव डिग्री जिसके साथ एक सिस्टम इंटरेक्ट करता है उसके एनवायरनमेंट से। नेगेटिव एंट्रोपी है जो कि एबिलिटी होती है ओपन सिस्टम की ताकि लेकर आए न्यू एनर्जी जो है इनपुट्स की फॉर्म में और फीडबैक जो है एनवायरनमेंट से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करे डिले या फिर रिस्क एंट्रोपी जो कि डिकेइंग प्रोसेस है। अच्छा, सिनर्जी है। अब सिनर्जी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में से है, ए समरात एबिलिटी ऑफ अ होल टू इक्वल मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी कि जो होल होगा किसी भी चीज़ का वो सम ऑफ इट पार्ट से ज़्यादा होगा। दो और दो मिलकर चार नहीं बल्कि पाँच या छः के बराबर होंगे, ये सिनर्जी। यानी कि दो और दो चार लोग मिलके चार का काम नहीं करेंगे बल्कि पाँच या छः का काम करेंगे, ये है सिनर्जी। ये सिस्टम जो व्यू पॉइंट है बताता है कि मैनेजर जो है मुमकिन तौर पे सक्सेसफुल होंगे अगर वो ऑपरेट करते हैं अपने यूनिट को एज अ ओपन सिस्टम, ना कि क्लोज सिस्टम के तौर पे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।